देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, तो देखो हम लोग लास्ट दिन जो है लेबर कॉस्टिंग स्टार्ट किए थे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आइडल टाइम क्या होता है वो पढ़ा, ठीक है। ठीक है, आज हम लोग ओवर टाइम क्या होता है पहले वो समझेंगे, फिर उससे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले ओवर टाइम वेजेस एंड ट्रीटमेंट। ओवर टाइम वेजेस एंड ट्रीटमेंट। तो ओवर टाइम क्या होता है, जैसे कि देखो तुम लोग एग्जाम टाइम में ओवर टाइम करते हो पढ़ाई के लिए, ठीक है। नॉर्मली तो नहीं करोगे, नॉर्मली जो सोचते हो उतना पढ़ते हो। तो ओवर टाइम जो है तुम लोग जैसे एग्जाम टाइम में करते हो क्या करोगे, वैसे ही देखो यहाँ पर भी ओवर टाइम होगा। ओवर टाइम का मतलब बेसिकली ओवर एंड एबव नॉर्मल टाइम, ठीक है। नॉर्मली अगर सोचते हो 5 घंटा पढ़ोगे तो एग्जाम में हो सकता है 10 घंटा भी पढ़ लिए, ठीक है। तो ओवर टाइम का मतलब ओवर एंड एबव नॉर्मल टाइम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ओवर टाइम बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो ओवर टाइम होने पे देखो, अब यहाँ पर ओवर टाइम कौन करेगा, वर्कर करेगा ओवर टाइम। तो ओवर टाइम करने से उसको पेमेंट क्या मिलना चाहिए, नॉर्मल पेमेंट मिलने पे कोई ओवर टाइम करेगा या फिर कुछ अलग पेमेंट मिलेगा तो ही करेगा, अलग कुछ मिलेगा तो ही करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली एक एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट बोल के, ठीक है। लिखो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है। तो इसके हिसाब से एक रूल्स बताया गया है। क्यों रूल्स लाया गया है, क्योंकि देखो पहले ऐसे होता था ना, पहले जब मतलब ऐसा बहुत बार देखा गया है कि वर्कर लोगों से ज्यादा काम करवा लिया जाता है, उतना पेमेंट नहीं दिया जाता है ना, इसी वजह से एक्ट लाया गया। ऐसा थोड़ी है कि वर्कर है तो काम करवाते ही जा रहे हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो इसीलिए ये एक्ट लाया गया, ठीक है। तो नॉर्मली एक वर्कर को कितना टाइम काम करवाना परमिसिबल है बोल सकते हो, नॉर्मली पता है कितना टाइम काम करवाना पड़ता है, 9 आवर्स पर डे। इससे ज्यादा हम लोग नहीं करवा सकते। बाकी वो ओवर टाइम करना चाहे वो बात अलग है, अगर कोई पैसे के लिए किसी को पैसे का जरूरत है तो वो ओवर टाइम कर सकता है, वो बात अलग है। लेकिन हम लोग जबरदस्ती किसी से 9 घंटे से ज्यादा एक दिन में काम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये नॉर्मल, ये क्या हो गया, नॉर्मल वर्किंग टाइम। इसी टाइम के लिए लोग काम करते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मली अगर किसी को पूछोगे, कोई अगर वर्कर है तो कितना टाइम काम करेगा, मैक्स टू मैक्स 9 आवर्स कर सकता है, ठीक है। अगर मोर देन 9 आवर्स है, ठीक है। मोर देन, अगर मोर देन लिख भी सकते हो, ग्रेटर देन का साइन दे दो, एक ही बात है, चलो मोर देन लिख लो। मोर देन अगर 9 आवर्स है, 9 आवर्स पर डे, ठीक है, या फिर इन ए डे ऐसे लिख लो। अगर 9 आवर्स एक दिन में 9 आवर्स से अगर ज्यादा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड ओवर टाइम, ठीक है। मतलब एक दिन के हिसाब से अगर देखें कि एक दिन में वर्कर अगर 9 घंटे से ज्यादा काम करेगा तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे कि उसने ओवर टाइम किया है। तब 9 घंटे के बियॉन्ड वो जितना भी काम करेगा उसके लिए हमें उसको ओवर टाइम बेसिस पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मान लो एक वर्कर का, एक एग्जांपल ऐसे ही ले रहे हैं, मान लो वेजेस रेट है, ठीक है। वेजेस रेट है ₹10 पर आवर, ठीक है। और आवर्स वर्क है वर्कर का सपोज 12 आवर्स, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि उसको कितना वेजेस देंगे। तो पहले मुझे ये बताओ कि कितना वेजेस देंगे। हाँ, 9 आवर्स पे कितना देंगे, ₹10 करके, 10 पर आवर हिसाब से, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे के लिए 10 रुपया, तो 9 घंटे के लिए कितना, 90। तो इसका मतलब ओवर टाइम भी तो हो रहा है, इसलिए हम लोग 9 को अलग कर लिया। 12 घंटे में 9 घंटा नॉर्मल, ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मल वेजेस, ठीक है। और अगर जो एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है,
3 आवर्स। उसके लिए भी अगर 10 रुपए दोगे तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? नॉर्मली डबल होता है, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन हमें कुछ भी बता सकता है, नॉर्मली डबल होता है। तो 10 का डबल क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। ₹20 पर आवर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60। तो टोटल कितना बनेगा? 150, ठीक है। ये हो गया प्रीमियम। प्रीमियम मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, ठीक है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे शेयर प्रीमियम में इशू होता है, मतलब क्या? जो वैल्यू उससे ज्यादा पे जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओवर टाइम पे क्या दिया जाता है? प्रीमियम अमाउंट का जो है पेमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बोनस होगा। अच्छा, अब ओवर टाइम का इसका मतलब क्या हो गया? ओवर टाइम का पेमेंट कैसे आएगा? ओवर टाइम में जो पेमेंट होगा वो कैसे हुआ? क्या लिखोगे? ट्वाइस द, ट्वाइस यानी डबल, ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट। जो भी क्वेश्चन में होगा उसका डबल, ठीक है। तो ओवर टाइम का पेमेंट कैसे होगा? ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट हमें ओवर टाइम में पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये तो वर्कर का सुविधा देखा गया कि भाई वर्कर अगर एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको भी एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना चाहिए सेम पेमेंट के लिए, वैसे भी वर्कर नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कर को ही कोई लॉस में रखता है, कभी कभी जो है फैक्ट्री वालों का भी लॉस होता है। कैसे बोल सकते हो? फैक्ट्री वाले को, जैसे देखो वर्कर के साथ कोई नाइंसाफी कर सकता है, वैसे वर्कर भी कभी कभी अनएथिकल हो सकते हैं फैक्ट्री। कैसे हो सकते हैं? तो 9 आवर्स में कुछ टाइम कैलकुलेट होता ही है। इसके अलावा कुछ वो ऐसा भी करे क्योंकि मतलब आइडल टाइम ले ले से वर्किंग करे, पर उतना एफिशिएंटली वर्किंग नहीं करे जितना भी आउटपुट चाहिए। अगर हमको 20 आउटपुट अगर हमको मिल रहा था 9 आवर्स में, अब मिल रहा है आपको 17 आउटपुट, तो वर्कर काम कर रहा है पर एफिशिएंटली नहीं कर रहा। वही जो एफिशिएंटली नहीं कर रहा उस टाइम को वो ओवर टाइम में दिखाएगा ताकि उसको बेनिफिट ओवर टाइम से उसको मिले। हाँ, देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो जैसे वर्कर को पता है कि उसको काम करना है 9 घंटा, और 9 घंटा काम करने से उसे नॉर्मल पेमेंट मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल पेमेंट मिलेगा। नॉर्मल पेमेंट का मतलब हम बोल रहे जो बात हुआ है, ठीक है। अब वो सोच रहा है कि हम ओवर टाइम करेंगे। अब मान लो उसने क्या किया, एक्स्ट्रा कितना टाइम काम किया? एक्स्ट्रा उसने सोचा कि हम आज एक्स्ट्रा 3 आवर्स और काम कर देंगे, ठीक है। उसने सोचा कि वो आज एक्स्ट्रा 3 आवर्स और भी काम करेगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। तो देखो एक्स्ट्रा उसने सोचा और 3 आवर्स काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए उसको कैसे मिलेगा? डबल, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, देखो उसको 9 आवर्स तो पूरा काम करना चाहिए। वो क्या कर रहा है, 9 आवर्स में जितना काम करना है ना, मान लो वो 5 आवर्स प्रॉपरली किया इसमें, ठीक है। और बाकी नहीं 3 नहीं, कितना होगा? 4। बाकी 4 आवर्स क्या कर रहा है, उसने चालाकी किया, आइडल बिता दिया। मतलब कोई आ रहा है तो काम कर रहा है, नहीं तो बैठा है अपना, ठीक है। ऐसा उसने क्यों किया? देखो अगर वो 9 आवर्स रैंडमली काम करेगा तो वो थक जाएगा, ठीक है। वो क्या सोच रहा है कि 9 आवर्स अगर हम काम करके चले जाएंगे मुझे तो नॉर्मली मिलेगा। हम एक काम करते हैं, हम क्यों ना 12 आवर्स का टारगेट रखते हैं, तो 9 से जितना भी ज्यादा करेंगे मेरा क्या हो जाएगा, मेरा इसमें ओवर टाइम वेजेस मिलेगा, ठीक है। अब वो अपने आप को थोड़ा जो है थकान से बचा लिया। अब क्या कर रहा है, बाकी 3 घंटा ओवर टाइम वहां पर दे देगा। लेकिन इससे तो फैक्ट्री वाले का नुकसान है, मतलब जो भी प्रोडक्शन करे, क्योंकि उसको 12 घंटे काम करने का आउटपुट मिलेगा ही नहीं। क्योंकि वर्कर एक्चुअली तो 5 आवर्स ही काम किया, तो उसको कितने टाइम का बेनिफिट मिलेगा? 5 और 3 8, मतलब 9 से भी कम, नॉर्मल से भी कम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो सभी का जो है देखना चाहिए, मतलब अनइथिकल कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, चाहे वर्कर के तरफ से हो चाहे मालिक के तरफ से हो, ये नहीं होना चाहिए। तो इससे बचने के लिए ये फैक्ट्री वाले क्या कर सकते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन का काम करवा रहे हैं वो एक सुपरवाइजर को रख सकते हैं, ठीक है। ताकि वो इस चीज को जो है मतलब मॉनिटर करे कि जो वर्कर है वो ऐसा तो नहीं कर रहा है कि डबल पेमेंट पाने के लिए वो क्या कर रहा है, बैठा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को कैसे रोक सकते हो? बाय अपॉइंटिंग सुपरवाइजर, ठीक है। ये सब चीज देखो थियोरिटिकली जब पूछता है तो खुद से ये सब चीज तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। सुपरवाइजर को अपॉइंट करके हम लोग ये कर सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लो टू मिनिमाइज ओवर टाइम, हम लिखवा देते हैं, ठीक है।
एक पॉइंट लिखवा देते हैं, ये तो जस्ट मैंने बता दिया, ठीक है। हम लोग सुपरवाइजर को अपॉइंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखो टू मिनिमाइज ओवर टाइम कॉस्ट, ठीक है। तो कंपनी का तो ओवर टाइम कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टू मिनिमाइज ओवर टाइम कॉस्ट वी नीड टू अपॉइंट a supervisor to check if a labor is spending his normal time, मैंने n.t लिख दिया, तुम लोग पूरा लिख लो, as idle or अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, मैंने जो बोला जिस किसी चीज को लिखवा रहे, ठीक है। अच्छा, अब एक रूल्स होता है फैक्ट्री एक्ट का, वो लिखो। ए वर्कर इज एंटाइटल्ड at double the rate of his wages if he worked beyond 9 hours in a day or beyond 48 hours in a week, whichever is higher। ये फैक्ट्रीज एक्ट में बोला हुआ है वर्कर को कैसे पेमेंट करना पड़ेगा। ए वर्कर इज एंटाइटल्ड एट डबल द रेट ऑफ हिज वेजेस। तो ये तो पता ही है कि अगर ओवर टाइम करेगा तो डबल द रेट ऑफ हिज वेजेस होगा। इफ ही वर्क बियॉन्ड 9 आवर्स मतलब ओवर टाइम इन ए डे, एक दिन के हिसाब से, या फिर वीकली भी एक कैलकुलेशन होता है, वीकली 40 आवर्स से बेसी भी काम करेगा तो भी उसे ओवर टाइम देना पड़ेगा। तो कंपेयर करके देना पड़ता है ये, या फिर ये दोनों में कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, विच एवर इज हायर। मतलब कैसे होगा हम समझाते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखो, हम बताते हैं। जैसे कि मान लो कि डेज हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। यहाँ पर वर्कर लिख लेते हैं ए, बी और सी, ठीक है। तो सपोज कि ए वर्कर ने मंडे को 9 आवर्स, ट्यूसडे को 9 आवर्स, ठीक है, वेडनेसडे को 9 आवर्स, थर्सडे को 9 आवर्स और फ्राइडे को 8 आवर्स काम किया है, सैटरडे को 4 आवर्स काम किया, ठीक है। बी ने पूरा 9 किया है, 9 9 9 9 9 एंड 9, ठीक है। और सी ने 12 12 12 12, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, अब ये देखो पूरे एक वीक का हो गया ना। मंडे टू मैंने सैटरडे दिया, अब संडे दिया नहीं है क्योंकि ये मान के चलो कि संडे नॉर्मली छुट्टी रहता है, ठीक है। अब किसी जगह पे नहीं होता है, संडे की जगह किसी और दिन भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली एक दिन तो वीकली जो है छुट्टी मिलता ही है। तो ये टोटल लगाओ एक हफ्ते में जो भी काम होता है, क्योंकि 6 दिन ही काम होता है, तो कितना हो जाएगा ये वाला 9 9 9 9 36 और 4 48। अच्छा, और ये वाला 9 9 9 करके 6 टाइम्स 54, ठीक है। और ये 12 12 12 48 टाइम्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वीकली भी आवर्स को लिख लिया, ये पर डे वाला आवर्स और ये वीकली आवर्स, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वेज रेट है ₹10 पर आवर, ठीक है, वेज रेट है ₹10 पर आवर, तो कैलकुलेट वेजेस फॉर एबीसी, ये तुम लोग को करना है। कैलकुलेट वेजेस फॉर एबीसी, बताओ कितने, बताओ कितने, कैसे निकालोगे। डे बेसिस पे निकालना है, वीकली भी निकालना है। पहले कोई भी एक का निकाल के मुझे बताओ, डे बेसिस पे भी और वीकली बेसिस पे। पहले देखते हैं तुम लोग का क्या आंसर आता है, उसके बाद हम बताएंगे। डे बेसिस पे ए 90 90 90 90 80 480 और वीकली भी देखो देखो, मंडे 9 आवर्स काम किया तो कितना मिलेगा, 1 घंटा करने से 10 रुपया, तो 9 घंटा करेगा
90 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम रुपीज का कॉलम बना के लिख दे, इसको 90, इसको भी 90, सॉरी इसको नहीं, मतलब ए को इस दिन भी 90 90 90 ऐसे करके। अच्छा ये इस दिन कितना मिलेगा 80, और ये जिस दिन 4 आवर्स काम किया 40, तो टोटल कितना हो जाएगा 480, ठीक है। अच्छा और बी का भी देखो लिखते हैं पर डे के हिसाब से 90 90 90 फिर 90 फिर 90 फिर 90, कितना है 540। और सी का भी इधर लिख लेते हैं। अच्छा सी का थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सी का क्या है ओवर टाइम। तो सी का कितना होगा, हम ये जो लिखे है ना इसको थोड़ा सा अलग जगह पे लिख देंगे तो मेरा यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। तुम लोगों ने तो क्वेश्चन लिख लिया, तुम लोग सी का ये साइड में लिख लो, या तुम लोग का जगह नहीं है तो नीचे लिख लो, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं वेज रेट जो क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा सी का बोलो कितना होगा 150, ठीक है। 9 आवर्स का 90, और बाकी एक्स्ट्रा कितना होगा 3 आवर्स 20, तो कितना हो गया 150। अब ये भी 12 है तो ये भी कितना आएगा, ये भी 12 है तो 150, ये भी 12 है तो 150। गुड इवनिंग आया। गुड इवनिंग मैम। देखो अब हाँ जो हम बता रहे थे 150, ठीक है। तो ये भी मेरा यहाँ पर इन्होंने काम नहीं किया है तो नहीं मिलेगा, पर डे बेसिस पे वेजेस है तो 150 करके 4 डेज का कितना हो जाएगा 600। लेकिन ये हो गया डे बेसिस पे, अब हमें वीकली बेसिस पे भी देखना है, ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, सी को कितना मिल रहा है। तो ए का वीकली बेसिस पे बताओ, ठीक है, ए का वीकली बेसिस पे बताओ। हम यहाँ पर नीचे ऐसे वीकली लिख देते हैं और इसके नीचे नीचे लिख देंगे तो पता चल जाएगा, ये जो रुपीस वाला कॉलम है उसके नीचे नीचे लिख दो कितना होगा, ए का वीकली बेसिस कितना होगा। हाँ देखो 48 आवर्स काम हुआ है, पेमेंट आवरली होता है, 1 आवर के लिए 10 रुपीज, तो 48 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा 480 रुपीज, ठीक है। ये रुपीज कॉलम है। अच्छा बी का बताओ कितना, 48 into 10 plus 6 into 20. इसका दो पार्ट होगा, ठीक है। एक होगा 48 आवर्स, क्योंकि ये नॉर्मल काउंट होता है, ठीक है, जैसे 9 आवर्स नॉर्मल है तो 54 में 48 मेरा नॉर्मल है, तो फिर मतलब ओवर टाइम कितना होगा माइनस करो, कितना होगा 6 आवर्स, ये ओवर टाइम, ठीक है। तो इस पे 10 करके मिलेगा, इस पे 20 करके मिलेगा, तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, अब दोनों को मिला के कितना होगा 500 600 600, ठीक है 600 हो गया। और ये वाला ये 48 आवर्स इंटू 10 कितना हो जाएगा 480 आवर्स, ठीक है। अब ओ 480 रुपीज, ये तो रुपीज में आया है, ठीक है 480 रुपीज, ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, अब प्रोविजंस देखो क्या बोल रहा है, हमें क्या देखना है, विच एवर इज हायर, ठीक है। तो एक को अगर डेली बेसिस पे करते हैं तो 480, वीकली करते हैं तो भी 480, तो ए को कितना मिलना चाहिए 480, तो ए का कितना हो जाएगा 480। बी का डेली बेसिस पे करते हैं तो 540, वीकली बेसिस पे करते हैं तो 600, तो बी को कितना देना चाहिए 600। सी का वीकली बेसिस पे जो है अच्छा ज्यादा है, अच्छा वीकली बेसिस पे हम लोग का 600 है और डेली बेसिस पे ओ अच्छा डेली 600 है, हम क्या बोल रहे हैं, और वीकली बेसिस पे कितना है 480, तो सी को कितना मिलना चाहिए 600, मतलब ए को कितना मिलेगा रुपीज 480, फिर बी का कितना हुआ रुपीज 600 विच एवर इज हायर, और सी का कितना हुआ रुपीज 600, ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा तो ये हो गया, कैसे करके हमें चेक करके देखना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि हमें फैक्ट्रीज एक्ट बोल रहा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर नहीं आता है, हो सकता है ऐसा कि नहीं आता है, तब ओवर टाइम का रूल्स क्या होना चाहिए, क्या लगता है तुमको। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होगा, ठीक है, मतलब ओनर डिसाइड करेगा, वर्कर को पसंद होगा तो वो उस जगह पे काम करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, तो इसका भी लिख लो कि if any case is not covered under Factories Act
1948, then overtime is to be decided through mutual agreement between मैनेजमेंट एंड लेबर। मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा हुआ तो फिर हमें क्वेश्चन में जरूर बताएगा कि इनमें क्या म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, और अगर कुछ नहीं बताएगा देन हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक क्वेश्चन, ये वाला, it is seen from the job card for repair of the customer's equipment that a total of, ये वाला, हाँ, that a total of 154 labor hours have been put in as details below। ठीक है, तो बोल रहा है जॉब कार्ड। जॉब कार्ड का मतलब क्या होता है, जॉब कार्ड का मतलब जिसमें जो भी काम हुआ है उसका डिटेल्स है। फॉर रिपेयर्स ऑफ द कस्टमर्स इक्विपमेंट, कस्टमर का इक्विपमेंट रिपेयर होता है इस जगह पे। ठीक है, टोटल 154 लेबर आवर्स, 154 लेबर आवर्स जो है वो यूज हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ वर्कर ए को पे कैसे किया जाता है, 200 पर डे ऑफ 8 आवर्स। मतलब इनको एक दिन का 200 रुपए मिलता है, एक दिन ये कितना काम करते हैं, एक दिन में 8 घंटा। वर्कर बी का बोला है 100 रुपए दिया जाता है, 8 आवर्स काम करते हैं, ये भी 8 आवर्स काम करते हैं, और इनको कितना दिया जाता है, 300 पर डे। ठीक है, जो मेरे एग्जांपल में मैंने 10 लिया था वहां पर ये 200 100 300 किया है। अब देखो मंडे काम हुआ है 10.5, ये वर्कर ए का डिटेल्स है। ठीक है, ये वर्कर बी का डिटेल्स है, ये वर्कर सी का डिटेल्स है। ठीक है, अब कौन से दिन कितना काम हुआ है वो हमें बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल करके वीकली भी बता दिया है कितने आवर्स काम हुआ है, ये टोटल करके बताया होगा, ये देखो लिखा हुआ है टोटल। ठीक है, अच्छा अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। In terms of an award in employee conciliations, the worker are to be paid dearness allowance on the basis of cost of living index figure relating to each month, which work out at the rate of 968 for the relevant month। ठीक है, बोल रहा है कि वर्कर लोगों को जो है अवार्ड के तौर पे क्या दिया जा रहा है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस नॉर्मली दिया जाता है जो है इन्फ्लेशन से कोप अप करने के लिए। ठीक है, बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिगर्स रिलेटिंग टू ईच मंथ, हर मंथ में जो है ये दिया जाता है, विच वर्क्स आउट एट द रेट ऑफ 968 फॉर द रिलेवेंट मंथ। तो हम लोगों ने देखा कि किसी एक मंथ में वर्कर लोगों को कितना डियरनेस अलाउंस दिया गया है, कितना करके, एट द रेट 968 फॉर रेलिवेंट मंथ। द डियरनेस अलाउंस कैसे दिया जाता है, इज पेबल टू ऑल वर्कर, सभी को दिया जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेज रेट। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का डेली वेजेस ज्यादा है तो उसको डीए नहीं दिया जाएगा, किसी का कम है तो उसी को दिया जाएगा। तो बोल रहा है कि कोई भी वर्कर हो, किसी भी कैटेगरी में हो। अब कम ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे ध्यान से कि ए वर्कर का देखो कितना है डेली, इसका 100 और इसका 300, तो सबका अलग अलग है ना, सबका अलग अलग, क्योंकि देखो सभी तो 8 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन इसको 200, इसको 100, इसको 300 मिल रहा है, तो अलग अलग हुआ। लेकिन फिर भी टीए सभी को मिलेगा, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अब कैसे पेमेंट होगा, बोल रहे हैं द डियरनेस अलाउंस इज पेबल टू ऑल वर्कर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट इफ दे आर प्रेजेंट और आर ऑन लीव विथ वेजेस ऑन ऑल वर्किंग डेज। मतलब प्रेजेंट रहा तो भी मिलेगा, या फिर हाँ मतलब छुट्टी में रहा तो भी उसे क्या मिलेगा, डीए मिलेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है ईच वर्कर हैज टू वर्क 8 आवर्स ऑन वीकडेज। ठीक है, अच्छा अब इनका लिमिटेशन क्या रखा है, बोल रहा है हर एक वर्कर को कितना टाइम काम करना है, 8 आवर्स ऑन ए वीकडेज। ठीक है, मतलब वीकडेज पे 8 आवर्स काम करना है। सैटरडे संडे को नॉर्मली वीकडेज नहीं बोला जाता है, बोल रहा है सैटरडे संडे विल बी वीकली हॉलीडे, हाउएवर वर्कर मे वर्क ऑन सैटरडे ड्यू टू एक्सीजेंसी ऑफ द वर्क फॉर 4 आवर्स। ठीक है, अगर वर्कर काम करता भी है सैटरडे को तो कितना काम करेगा, 4 आवर्स। तो देखो सैटरडे में इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन इन्होंने 4 आवर्स से ज्यादा कर लिया, इसका मतलब सैटरडे इनका टाइम कितना डिसाइडेड है, 4 आवर्स। इससे ज्यादा करने से और बाकी टाइम कितना है
मंडे टू फ्राइडे 8 आवर्स, अगर इससे ज्यादा कर लेते हैं तो ओवर टाइम। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर ओवर टाइम बोला कैसे। ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स। लेकिन ओवर टाइम कैसे काउंट होगा? 9 आवर्स से ही काउंट करना है, 8 आवर्स से नहीं करना है। ठीक है, ओवर टाइम तभी मानेंगे अगर कोई 9 आवर्स से ज्यादा काम करे इन ए डे। मतलब इस पे क्या एप्लीकेबल हुआ? फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो इसमें एप्लीकेबल हुआ, भले ही हमें नाम ना दिया हो, लेकिन ये लाइन हमें बताता है कि हम लोग इस पे फैक्ट्री एक्ट का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये फॉलो करते हैं। एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क आउट टू 176 इन रेलिवेंट मंथ। बोल रहा है कि पर्टिकुलर एक मंथ में अगर हॉलीडे को छोड़ दो तो इन्होंने टोटल कितना आवर्स काम किया है? वर्कर लोगों ने, 3 वर्कर ने मिलके 176 आवर्स। ठीक है, द कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम आर एब्सॉर्ब्ड इनटू ओवरहेड। बोल रहा है कि कंपनी अगर पीएफ में कुछ कंट्रीब्यूट करता है या फिर ईएसआई में कुछ कंट्रीब्यूट करता है तो वो कहाँ दिखाना है? ओवरहेड में दिखाना है। ठीक है, ओवरहेड का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था, तुम लोग अगर देखोगे तो हम लोग लेबर कॉस्ट का यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट कॉस्ट पढ़ रहा है। तो इनडायरेक्ट तो हमें वैसे भी कैलकुलेट करना है ही नहीं यहाँ पर, और वैसे ही बोला है कि इसको मुझे कहाँ दिखाना है? ओवरहेड में दिखाना। नॉर्मली ये खर्चा हम लोग डायरेक्ट में भी लेते हैं, लेकिन यहाँ बोला है कि ओवरहेड में दिखाना है, लेकिन उसका कोई डिटेल्स दिया नहीं है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है मुझे। क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पीएफ का डिटेल्स या ईएसआई का डिटेल्स बोला है? नहीं बोला है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर ये जस्ट लाइन जो है ऐसे ही दे दिया है, इसका कोई मुझे ट्रीटमेंट करना है ही नहीं। ठीक है, अब हमें क्या बोला है? कैलकुलेट द वेजेस पेबल टू ईच वर्कर। तो पहले बोलो तो वर्कर को क्या क्या मिलेगा? तुम लोग पहले बोलो क्या क्या चीज मिलेगा? ये डीए मिलेगा, ये 3 चीज मिलेगा। ठीक है, अच्छा नॉर्मल वेजेस कैसे कैलकुलेट करो? हाँ वो तो आवर्स, मतलब रेट कैसे निकालोगे बोलो? हाँ देखो, 200 एक दिन में 8 आवर्स। ठीक है, तो पर आवर्स का कितना हो जाएगा? ये करने से आ जाएगा। सेम कंसेप्ट इस पे लगा लोगे। ठीक है, अब ओवर टाइम का रेट कैसे निकालोगे? ये जो रेट निकल के आएगा इस पे 2 गुना करोगे तो फिर ओवर टाइम निकल जाएगा। और डीए कैसे निकालोगे? हाँ यहाँ कुछ बोला हुआ था तो मैंने तो तुम लोग को एक बार पढ़ के बताया। अब तुम लोग बोलो डीए कैसे निकालोगे? 960। हम लोग कैसे वेजेस निकालेंगे? मंथली निकालोगे कि डेली निकालोगे? अगर तुम लोग जो टाइम पीरियड दिया हुआ है उसके बेसिस पे निकालते हो तो कैसे निकल रहा है? डेली निकल रहा है, डेली। मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का। तो फिर डीए भी तो वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। मंथली कैसे लगाएंगे डेली के साथ? तो बोलो कैसे लगाओ? बोलो बोलो। 968/30। अच्छा मंथली बोलছো। हाँ ঠিক আছে, কিন্তু এখানে একটা রিলেশন দিয়েছে। দেখো ये बोला है कि कैसे दिया जाता है? बोलो ये कैसे दिया जाता है? मंथली। यहाँ पर एक लाइन दिख रहा है तुम लोग को, टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क आउट टू 176। দেখো 968/30 করলে কি আসবে বলো তো? এটা ডেজ, যখন ডিভাইড করবে কি আসবে বলো তো? রুপিস पर डे। ठीक है, तो हमें पर डे का ही चाहिए, लेकिन ये पर डे आएगा। लेकिन देखो ये जो दिया जाएगा, लेकिन हमारा वेज रेट कैसा है? आवरली है। ठीक है, तो मुझे इसको भी डे नहीं, मुझे इसको कैसे चाहिए? आवरली। वैसा सोचो क्या करो। हाँ देखो, क्योंकि हम लोग को ये पता चल गया है कि रेलिवेंट मंथ में सिर्फ हॉलीडे को अगर छोड़ दे तो इन्होंने टोटल कितना काम किया है। और उसी एक मंथ में डीए का भी डिटेल्स दिया हुआ है। कितना डीए पेमेंट हुआ है? 968। तो 968 डिवाइडेड बाय 176 आवर्स, ये भी है 968 पर मंथ, ये भी है पर मंथ। ठीक है, अब डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो हम लोग का पर आवर पे आ जाएगा। 5.5 5.5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब अपने सोचो
बुक बंद कर दो, अपने आप सोचो कि कैसे लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन कॉस्ट में कुछ भी आ सकता है। बुक बंद कर दो, अपने आप सोचो कि कैसे फॉर्मेट में लिखोगे कि होगा, ये सोचो, क्योंकि वहां पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम लोग कोई फॉर्मेट सोचना चाहिए, तो बुक बंद कर दो, बुक का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे बोलो कैसे करके क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखोगे ताकि ये मतलब बन भी जाए। पहले क्या लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, ये तो लिखना पड़ेगा ना। हम एक काम करेंगे, हम तीनों चीज एक साथ लिखवा देंगे ताकि इसमें एक ही जगह पे हो जाए, ठीक है। तो तुम लोग छोटा छोटा करके लिखना, ठीक है। हम वर्कर ए के अंदर क्या क्या लिखेंगे देखो, ऐसे लिखो पहले यहाँ पर डेज, ठीक है, कॉलम बना लो डेज, क्योंकि हम लोग डेज के हिसाब से ही निकालने वाले। तो डेज में क्या क्या लिखोगे, मंडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है। क्योंकि दिमाग जब तक नहीं चलाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं, लेकिन इसका भी कुछ अलग तरीके से आएगा, तो तब तो सोचना पड़ेगा ना। फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक लिख के दिखा रहे हैं, जैसे मान लो ये लिख दिया मैंने वर्कर ए। अब बोलो तो वर्कर ए का मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, उनका नॉर्मल टाइम चाहिए, ठीक है, ओवर टाइम चाहिए, और वीकली में भी मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे जब पेमेंट करना है तब तो मुझे कंपेयर करके देना पड़ेगा। तो मुझे इसी जगह के अंदर 4 डेटा लिखना पड़ेगा। हम पहले लिख लेते हैं, तुम लोग मेरा देख के लिखोगे, फिर तुम लोग का जगह कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले लिखना है नॉर्मल टाइम, छोटा छोटा करके लिखना है, ठीक है। पहले लिखना है नॉर्मल टाइम, फिर लिखना है यहाँ पर ओवर टाइम। इसके नीचे नीचे लिखेंगे। और वीकली में, ये वीकली मैंने थोड़ा ऊपर लिखा है, वीकली का भी क्या निकालेंगे, ये डेली बेसिस का था, ठीक है, ये डेली बेसिस का था। वीकली का भी क्या निकालेंगे, नॉर्मल। हाँ, ये जगह थोड़ा, ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं। नॉर्मल टाइम हम एनटी लिख रहे हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा ओवर टाइम, ठीक है, ऐसे लिखो। हो गया, वर्कर ए का बन गया। सेम तरीके से तुम लोग को वर्कर बी का बनाना है, उसको पीछे ऐड कर देंगे। हाँ, ये पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पर पहले डिसाइड कर लेंगे कि नॉर्मल वेजेस कितना है, फिर वहां पर डीए लगा देंगे, बस वही तो डीए ही लगाना है, और तो नहीं लगाना। अच्छा, अब यहाँ पर वर्कर बी का भी तुम लोग सेम कॉलम बनाओगे। डेली बेसिस पे क्या लिखोगे, नॉर्मल टाइम ओवर टाइम। इस पे डेली लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, एक साइड डेली और एक साइड वीकली, ठीक है। मेरा पहला वाला मैंने जो है मेरे दिमाग से चला गया, मैंने लिखा नहीं उसको। अगर हो सके तो लिख लो, अगर जगह है तो, नहीं है तो ये देख लो कि नेक्स्ट वाले से मैं ऐसे लिखूं। वीकली हम तो यहाँ पर मिटा के लिख देंगे, तुम लोग कोई प्रॉब्लम। यहाँ डेली में भी नॉर्मल टाइम ओवर टाइम, ठीक है, वीकली में भी नॉर्मल टाइम ओवर टाइम, ठीक है। अच्छा, वर्कर बी का हो गया। अब वर्कर सी, वर्कर डेली और वीकली, इसमें भी वही नॉर्मल टाइम और ओवर टाइम, नॉर्मल टाइम और ओवर टाइम, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ टाइम ही डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, एक जगह पे इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। फिर सारे जो रुपीस का कैलकुलेशन है वो हम लोग नेक्स्ट पेज में सारे रुपीस का कैलकुलेशन कर लेंगे। इसको थोड़ा सा हम हटा रहे हैं और सेम तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डेली लिख दिया, डेली, और यहाँ पर लिख देते हैं नॉर्मल टाइम और ओवर टाइम, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम डेटा दिखाते हैं, तुम लोग बताना क्या क्या लिखना पड़ेगा। देखो, जैसे ये देखो, पहले ए का सारा लिख लेते हैं। ए का मंडे का है 10.5, तो बोलो नॉर्मल टाइम में कितना लिखोगे, बाकी सब 8 आवर्स लिखना पड़ेगा, सही है, 9 आवर्स। फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल होगा ना, ओवर टाइम फाइंड आउट करना है तो 9 ही लिखना है, 8 लिखने से नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 9,
तो 10.5 था, हम याद दिलाते डेटा 10.5, तो इसे देखो तुम लोग का मेमोरी भी बढ़ेगा, इधर देखोगे इधर लिखोगे, ठीक है। तो 9 और 10.5 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 1.5, ठीक है। ये ओवर टाइम हो गया। पहले डेली वाला लिख लेते हैं, 8 आवर्स, तो इसमें कुछ होगा ओवर टाइम? नहीं। कहाँ लिखोगे 8? नॉर्मल टाइम हो गया, इधर खाली रहेगा। नेक्स्ट वेडनेसडे 10.5, सेम कंसेप्ट है, पहले वाले जैसा लिखो, इधर 9 और इधर 1.5। थर्सडे, थर्सडे का बताओ, 9.5 है, कितना कितना लिखोगे? 9 और 0.5, हाँ 9 और 0.5, 9.5 है तो 9 और 0.5। फ्राइडे 10.5, कैसे लिखोगे? जैसा पहले वाला लिखा था, एकदम स्टार्टिंग वाला, 9 और 1.5, ठीक है। और सैटरडे इन्होंने काम नहीं किया तो दोनों जगह पे खाली खाली रख देना, ठीक है। फिर अब बी का, चलो बी का नहीं, पहले वीकली भी देख ले क्या? अच्छा वीकली देखो इन्होंने कितना वीकली काम किया है, टोटल यहाँ पर दिख रहा है 49, तो बोलो नॉर्मल में कितना लिखोगे और ओवर टाइम में कितना लिखोगे? और 1, फैक्ट्रीज एक्ट क्या बोलता है? 48 आवर्स, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा होगा वो ओवर टाइम। तो 48 और 1 वो हर जगह नहीं लिखना है, वीकली है ना तो कोई भी एक ही जगह पे लिखो। तो देखो ये मंडे का बात नहीं है, हम लोग ऐसे ऊपर लिख देंगे, इधर 48 और इधर 1, ये मंडे का बात नहीं है, ये वीकली लिखा हुआ है, मतलब वो मंडे को रिलेट नहीं कर रहा है, पूरे डेटा को ही रिलेट कर लेगा, ठीक है। अच्छा अब इसका यहाँ पर हम लोग टोटल लगा लेते, बोलो ये नॉर्मल का टोटल कितना हुआ, ओवर टाइम का टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 9, 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा? 44। अच्छा और ये वाला 1.5 1.5 1.5 माने 3 3 4 5, 5 आवर्स, ठीक है हो गया। और ये टोटल कितना लिखोगे वीकली वाला? 48 और ओवर टाइम के नीचे 1, ठीक है। जैसा जैसा तुम लोग का कॉलम बना है वैसे देख देख के बस लिखना है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर वर्कर बी 8, देखो इसका सभी 8 है, ठीक है, बार बार हम लोग और नहीं देखेंगे, इसका सारा ही 8 है, तो क्या इसका कोई ओवर टाइम होगा? नहीं होगा। तो ओवर टाइम में कुछ नहीं लिखना है, नॉर्मल टाइम में 8 8 लिखते जाओ, और 8 मंडे से लेके सैटरडे तक चल रहा है, ठीक है। 8 8, फिर ये वेडनेसडे, नहीं वो तो उनका पॉलिसी है, ये तो फैक्ट्री एक्ट से चल रहा है, तो पर डे 9 आवर्स बेसिस पे ही हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 8, वो उनका पॉलिसी है कि वो वर्कर को, जो वो तो वैसे भी वर्कर को 8 घंटे ही काम करवाते, 9 घंटे तो करवा ही सकते हैं ना, लेकिन 8 घंटे करवाते। तो अगर फैक्ट्री एक्ट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऊपर एप्लीकेबल कर रखा है तो 9 घंटे से ज्यादा ही वो फिर वर्कर को उस तरीके से ओवर टाइम देगा, 8 घंटे के ऊपर नहीं देगा, ठीक है। वैसे तो ये 8 घंटे ही काम करवाते मैक्स टू मैक्स, और सैटरडे को 4 आवर्स, ठीक है। तो ओवर टाइम 0 0 0 0 0 0, ठीक है। देखो ये लाइन से हमें समझना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं रहता तो फिर वो चीज हम लोग सोचना पड़ता हमें। यहाँ पर क्या बोला है? इन ए डे, मतलब हर एक दिन पे ये एप्लीकेबल होगा। तो फिर हम लोग को इनका जो नॉर्मल काम करने का सिस्टम है 8 घंटा वीकडेज, और सैटरडे संडे वाले दिन कुछ 4 घंटा, उससे हमें ओवर टाइम कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वो उनका काम का पॉलिसी, वो 9 घंटे काम नहीं करवाते, ठीक है, वो कर सकते हैं, नहीं करवाते कोई बात नहीं। अब देखो इसका टोटल कितना है? 48 आवर्स, तो ये कहाँ लिखोगे? ये नॉर्मल हो गया वीकली में, इनका तो कुछ जो है एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो रहा है। अब इसका टोटल 48 आ रहा है, अच्छा 48, और इधर का टोटल ये तो कुछ नहीं आ रहा है, 0, यहाँ पर भी 48 और यहाँ पर हो गया 0। अच्छा वर्कर सी 10.5, तो कैसे लिखोगे? वही 9 और 9 और 1.5, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद 8, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, मतलब ओवर टाइम में कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर 10.5 वैसे ही लिखो, 9 और 1.5। उसके बाद देखो 9.5, 9 और फिर 10.5, तो 9 और 1.5, उसके बाद वाला 10.5 था, ये देखो 10.5, फिर 8 है सैटरडे वाला, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब इसका टोटल लगाओ, फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है,
कितना 52 आवर्स ये नॉर्मल टाइम, और ये वाला 1.5 5। अच्छा हाँ 5, ठीक है। अच्छा अब इनका ये देखते हैं, वीकली वाला चेक करते हैं। तो वीकली इनका कितना है 57। ये देखो वीकली कितना दिया है 57। तो 57 में कैसे डिवाइड करोगे 48, और बाकी जो होगा कितना हो रहा है 9 होगा ना। मतलब वीक को देख के वीक को डिसाइड करना है। इसका वीकली में लिखने वाले हैं हम। ये जो लिख रहे हैं वीकली में लिख रहे हैं ना, और ये जो लिख रहा है डे में बाइफरकेट करे। जिसका हो रहा है, ठीक है। ऐसे किया ना हम लोगों ने। देखो जो कॉलम बनाए उसमें यही तो चीज किया, ये किया नहीं बोलो, इसका ही तो बाइफरकेशन किया। तो डेली बेसिस का डेली बेसिस पे किया, वीकली बेसिस का वीकली बेसिस पे किया। अभी तक तो इतना ही किया और तो कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इन ये अपने फैक्ट्री में कैसे काम करवाते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन बता चुका है कि ओवर टाइम पेमेंट कैसे करना है। भले ही फैक्ट्रीज एक्ट का नाम ना लिया हो, लेकिन रूल्स तो बताया। तो फिर तुम लोग को यही फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये लाइन नहीं रहे 4 आवर्स काम करते हैं ठीक है, लेकिन पेमेंट सिर्फ 8 आवर्स का हो, उसके लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देंगे। कहाँ पर वो ऊपर रहेगा सेकंड यहाँ पर लास्ट टाइम क्या लिखा है however workers may work on Saturdays due to emergency of work for 4 hours. दो full payment of 8 hours will paid in both of you. तो अगर 4 घंटा वर्कर को काम करना है, अगर वो 8 घंटा काम करता है तो फुल पेमेंट किया जाएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो फुल पेमेंट ही तो मिल रहा है, उसका तो ओवर टाइम में आ भी नहीं रहा है, एक्स्ट्रा कहाँ दे रहे हैं। हाँ तब तो ओवर टाइम लेना पड़ता, तब तो ओवर टाइम होता। लेकिन क्वेश्चन के साथ ही ना हमारा डेटा मैच होगा। एक बार ऐसे लिखेगा फिर यहाँ 10 नहीं दे सकता है, तब तो क्वेश्चन के साथ कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा है ना। तो ऐसा नहीं होगा, या तो यहाँ लाइन बदल दो या फिर यहाँ डेटा बदल दो। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता है, कोई भी एक ही चीज होगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना। वैसा क्वेश्चन बन सकता है, तब ये लाइन फिर एप्लीकेबल नहीं करना चाहिए। तो फिर इसका सोल्यूशन कैसे करें हम लोग, कोई भी एक ही पॉइंट से हो सकता है। अब इसका टोटल यहाँ पर, और ये 9, ठीक है। अच्छा अब हम लोग पहले निकालेंगे कि वेजेस पर आवर कितना है, तब ना जाके हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना करके हमारा पेमेंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। लिखो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेज रेट, ठीक है। वेज रेट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी ना दिया हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल में 10 पर आवर दिया था, यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, तो सबका अलग अलग निकालो। वेज रेट कैसे निकाल रहे हैं बोलो तो, ये पता होना चाहिए, पर आवर, ठीक है। कैसे निकाल रहे हैं पर आवर बेसिस पे, ठीक है। तो ए का वेज रेट कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वेजेस पर आवर, ठीक है। कैसे निकालोगे ए का, ये जो लिखा हुआ था उसके बेसिस पे कैसे निकालोगे, ₹200 डिवाइडेड बाई 8 आवर्स। लिखो ₹200 डिवाइडेड बाई 8 आवर्स कितना हो रहा है ₹25 पर आवर। उसके बाद वाला ₹100 डिवाइडेड बाई 8 आवर्स कितना हो, और रुपीज ये वाला था 300 डिवाइडेड बाई 8 आवर्स कितना हो रहा है 37.5, ठीक है। 37.5 पर आवर, ये हो गया बेसिक वेज रेट। अच्छा डीए भी निकाल लेते साथ साथ। डियरनेस अलाउंस पर आवर कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो 1 मंथ में टोटल डीए पे हुआ था इन सभी वर्कर को 968, और 1 मंथ में इन्होंने 176 आवर्स काम किया था। क्योंकि हमें पर आवर चाहिए तो हम लोग इस तरीके से करने वाले हैं। तो यहाँ पर हो गया 968 डिवाइडेड बाई 176 आवर्स, ठीक है। तो कितना होगा, तो क्या सभी का 5.5 होगा? हाँ क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया था चाहे वर्कर को कुछ भी मिले हमें 5.5 ही डीए देना है। डीए का कुछ अलग बताया नहीं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा तो नॉर्मली ए को कितना मिलता है 1 घंटा काम करने से, नॉर्मल वेजेस
पर आवर, क्योंकि डीए उसका पार्ट है, ठीक है, डीए सैलरी का पार्ट जैसे होता है ना, वैसे डीए वेजेस का पार्ट है, बता दिया, तो इन दोनों को ऐड कर लेना चाहिए। तो ये 30.5, ये वाला 18, ये वाला 43 पर आवर, ठीक है। ये क्या निकल गया, नॉर्मल वेजेस पर आवर, ठीक है। अब इसके नीचे बोलो ओवर टाइम कितना लगाओगे। हाँ, ब्रैकेट में लिख दो डबल ऑफ नॉर्मल वेजेस, ठीक है। तो बोलो कितना होगा। हाँ, ये इसका डबल होगा, इसका मत डबल कर दो, ठीक है, इसका डबल होगा, इसका ध्यान रखो, क्योंकि डीए इंक्लूडेड वेजेस माना जाएगा, ठीक है। जैसे सैलरी में तुम लोग करते हो ना, जो लोग टैक्स में सैलरी का भी पढ़े हो, तो बेसिक प्लस डीए का होता है सैलरी, डीए थोड़ा ना अलग होता है। इसके अलावा और कुछ करना नहीं ना करना नहीं, डीए के बाद और कुछ नहीं, बता दिया ना। अगर जो ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड क्या बताया था ना, वो कहाँ देना है, ओवरहेड में, ठीक है। और वो सब आता भी नहीं है नॉर्मली, जब भी किसी का पेमेंट का बात होता है तो बेसिक के साथ सिर्फ एक ही चीज ऐड हो सकता है, डीए, ठीक है। और वैसे भी कॉस्ट में इससे ज्यादा कुछ होता नहीं, वो सब टैक्स में होता है, ठीक है। बाकी सब आइटम यहाँ पर आएगा भी, ठीक है। यहाँ पर उसका कोई ये है नहीं, वो क्या जो तुम लोग का है टैक्स के लिए एप्लीकेबल होगा। इंटू 2 कितना हो जाएगा, 61, 36 पर आवर, 86, ठीक है। ये ओवर टाइम का हो गया, ठीक है। अब हम लोग पेमेंट जो है एक एक वर्कर का कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को नॉर्मल वेजेस मिल गया और हम लोग को ओवर टाइम कितना है वो भी पता चल गया। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेजेस पेमेंट। वेजेस पेमेंट का मतलब लेकिन सब चीज होता है, ठीक है। जब हम नॉर्मल नहीं लिखे ना, ना तो ओवर टाइम लिखे, मैंने क्या लिखा है, सिर्फ वेजेस। तो सिर्फ वेजेस मतलब एक पर्सन को जो भी मिलेगा, जो भी मिलेगा वो सारा चीज मुझे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए वर्कर को लेते हैं, ठीक है। तो ए वर्कर को देखो, ए वर्कर को यहाँ पर देखते हैं कि बोलो। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद अब कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए वर्कर ने 44 आवर्स डेली बेसिस पे देखो तो काम किया है, 5 आवर्स जो है उसने ओवर टाइम किया, ये डेली बेसिस का, ये उसका वीकली बेसिस का। तो तुम लोग मुझे बताओ कि कौन से में ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है, ठीक है। तुम लोग पहले नॉर्मल कैलकुलेट करके मुझे बताओ, फिर हम तुम लोग को एक तरीका बताते हैं जिससे तुम लोग को बिना कैलकुलेट किए भी कर सकते हो। मतलब कैसे कैलकुलेट करोगे। हाँ, 44 इंटू 30.5 और 5 इंटू कितना लोगे, 61 है ना, ये होगा। और इधर कितना हो जाएगा, 48 इंटू 30, ये कितना था 30.5, ठीक है। और 61, अब देखो इसका कितना होता है, 1342, और ये हो गया 305 शायद, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल भी लगा लो साथ ही साथ, 5 2 7 4 3 6 और 1647 आ रहा है। चेक करके देख लो कैलकुलेटर, 48 इंटू 30.5 कितना होगा, 61 61 इंटू 161। अब दोनों का ऐड लगाओ, 51525, बोलो किस में ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये चीज तुम लोग नॉर्मली सोच सकते हो कैसे, तुम लोग को सिर्फ देखना है ओवर टाइम किस में ज्यादा हुआ है, डेली बेसिस में कि वीकली बेसिस। जिसमें ओवर टाइम ज्यादा होगा उसी में पेमेंट ज्यादा हो, क्योंकि डबल रेट उसी पे जा रहा है ना, तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चाहे ये 48 कितना भी हो, डबल होने से ऑटोमेटिकली वो ज्यादा बन जाएगा। तो इस तरीके से तो चेक करने से टाइम जाएगा, करके देखा जा सकता है तसल्ली के लिए। बाकी रूल्स ये है कि ओवर टाइम जिसका हायर है, ठीक है, जिस कंसेप्ट में हायर है उसी कंसेप्ट में तुम लोगों को ज्यादा पेमेंट होगा। तुम लोग चाहो तो चेक करके देख सकते हो, एक मैंने करवा दिया, बाकी तुम लोग खुद से भी करके देख सकते हो। जैसे इसका इसका देखो दोनों में ओवर टाइम नहीं है, तो इसका तो वैसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। चलो इसमें भी देख लो, 52, इसका बोलो कितना था, सी का 43 है ना, और ये 5 कितना हो जाएगा, ये 43 43, और ये डबल 86, और ये
43 और ये 86, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, ये वाला 430, देखो तो मैंने ओरली किया, सही वाकई में। टोटल कितना, 216, अच्छा। और 48 इंटू 43 कितना, और 774, टोटल 2838। किसमें ज्यादा होगा, इसमें हुआ। देखो ओवर टाइम किस में जा रहा था, इसमें, क्योंकि डबल के लिए हो रहा है, रीजन ये है, ठीक है। तो फिर तुम लोग को चेक करने का जरूरत है, इस पे नहीं करवा, इसका तो ओवर टाइम है नहीं, ठीक है। तो ए को कैसे पे करोगे, डेली बेसिस पे। बी का तो छोड़ो, उसका तो ओवर टाइम है ही नहीं, उसका जैसा भी पे करो बात एक ही बनता है। और जो सी है उसको कैसे पे करोगे, वीकली। वीकली ज्यादा है तो वीकली बेस, समझ में आ गया। चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर भी मैंने एक बार चेक करवा दिया। चलो अब पेमेंट लिखते हैं। ए का लिखो, ए का कितना हो जाएगा, फिर ए को कैसे पेमेंट करोगे, ये वाला पेमेंट करोगे 44 आवर्स डेली बेसिस वाला करोगे ना। तो ए के कॉलम में देखो डेली में कितना काम हुआ है, नॉर्मल 44 आवर्स इंटू अभी जो कैलकुलेट किया 30.5 जो आया था वो लिखने से होता, मैंने बेकार में मिटा दिया। और ये 5 आवर्स ओवर टाइम इंटू 61 करके, तो देखो 1342 ये वाला, ठीक है। और ये 305 ये ओवर टाइम है, ठीक है। ये ओवर टाइम, ये नॉर्मल, समझने के लिए लिख दिया। कितना हो गया 1647। बी का 48 आवर्स, उसका तो कुछ ओवर टाइम है ही नहीं, इंटू 18 कितना होगा 864। इसको सिर्फ नॉर्मल ही मिल रहा है, ओवर टाइम इसने किया नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और सेम तरीके से तुम लोग सी का भी निकाल, हम यहाँ पर निकाल देते इस साइड में, ठीक है। सी का हो जाएगा, सी का ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है। 48 और 9, ठीक है, ऐसे देना पड़ेगा। तो 48 और 9, तो 48 इंटू, हाँ 48 आवर्स इंटू 43, 9 इंटू 86, 2838 टोटल। अच्छा इंडिविजुअली 2064 774, ठीक है। ये नॉर्मल वाला, ये ओवर टाइम, इधर जगह नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये समझ में तो आ रहा है, ये नॉर्मल वाला और ये ओवर टाइम वाला, ठीक है। नॉर्मल वाला और ओवर टाइम वाला। बोलो, ये ओवर टाइम का हम लोगों ने काफी अच्छा क्वेश्चन किया, तुम लोग कोई भी क्वेश्चन इसके बाद कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड है, कोई भी इसके बाद क्वेश्चन, देखो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी कॉस्ट कर पाओगे, क्योंकि हम पहले ही बोल रहे कॉस्ट मैथ्स की तरह होता है, ठीक है। इसमें वो अकाउंट्स वाला बात नहीं होता है, इसमें अलग अलग टाइप वेराइटीज सबसे ज्यादा होता है कॉस्ट के क्वेश्चन। इससे ज्यादा वेराइटीज किसी क्वेश्चन में नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी में एक रूल्स होता है, इसमें कुछ भी कर सकता है, ठीक है। समझ में आया। अब हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम। लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस इन कॉस्टिंग, ठीक है। कॉस्टिंग में ओवर टाइम का ट्रीटमेंट क्या होता है, 3 तरीके का ओवर टाइम का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। पहला ट्रीटमेंट क्या है, देखो ओवर टाइम हम लोग कब कर सकते हैं, 3 रीजन होता है ओवर टाइम करने का, ठीक है। एक ऐसा होता है कि कस्टमर जो है वो आके अचानक से बोल रहा है, मान लो किसी का फर्नीचर का बिजनेस है, अचानक से आके बोल रहा है कि 15 दिन में मुझे 20 पीसेस चेयर चाहिए। अब 15 दिन में मान लो नहीं बना सकता है, तो उसको अगर वो मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो उसको ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो ओवर टाइम करने से बोलो उसका खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो वो पैसा कहाँ से निकालेगा, कौन से प्रोडक्ट से, जो कस्टमर ने डिमांड किया सिर्फ उसी से या सभी से निकालेगा,
सिर्फ उसी से, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोगों से किसी ने एक ने मुझे डिमांड किया, मेरा मान लो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का है, तो जो मेरे को बोलेगा हम उसको बोल देंगे भाई नॉर्मली तो एक चेयर मेरा 700 रुपए का बिकता है, लेकिन हम आपको 800 का देंगे, क्योंकि आप बोल रहे हैं इतने टाइम के अंदर चाहिए, आपको लेना है तो बोलिए। तो ये क्या हो गया, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओवर टाइम करवाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लिमिट का बात आ रहा है। तो कस्टमर के डिजायर से अगर हम लोग कुछ करना चाहते हैं, उसमें अगर हमें ओवर टाइम देना पड़ता है, तो हम लोग उस ओवर टाइम के एक्सपेंस को प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर देंगे। जैसे मैंने बोला 700 का चेयर 800 में देंगे, ठीक है। और एक चीज ऐसा हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में इतना ज्यादा डिमांड है कि हमें सारा साल ही ओवर टाइम करना पड़ता है, मतलब ये एक नॉर्मल बात हो गया, इतना ओवरफ्लो है, ठीक है। तो अगर डिमांड ज्यादा है तो फिर हम लोग ये जो ओवर टाइम करेंगे तो खर्चा तो ज्यादा पड़ेगा ही, तो वो खर्चा किससे निकालेंगे, सारे कस्टमर से, ठीक है, सारे कस्टमर से, क्योंकि सभी का डिमांड है, सभी का डिमांड फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। तो अब हम सभी को 800 में ही बेचेंगे, क्योंकि मेरा चेयर का डिमांड काफी ज्यादा हो गया, तो जो भी आता है 800 में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रेगुलरली ओवर टाइम करवाना पड़ता है। और एक ऐसा हो सकता है कि मेरे मिसमैनेजमेंट की वजह से मुझे वर्कर को ओवर टाइम करवाना पड़ा, ठीक है। तो क्या हम वो पैसा अपने कस्टमर से निकाल सकते हैं, नहीं, तो वो मेरे लिए क्या होगा, लॉस, ठीक है। लॉस कहाँ चार्ज होता है, एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल नहीं है, कॉस्टिंग पीएल। बस वही 3 ट्रीटमेंट लिखेंगे, लेकिन इसका कंसेप्ट अच्छे से समझो, क्योंकि अभी क्वेश्चन भी आएगा इस 3 ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो लिख लो, इफ द ओवर टाइम को ओटी लिख रहे हैं ताकि थोड़ा जल्दी, ऑकर्स ड्यू टू द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, then the entire amount of overtime wages will charged to only that particular जॉब। जॉब का मतलब जो काम कर रहे हैं उसको जॉब बोलते हैं, ठीक है। और ये थियोरेटिकली भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द overtime occurs due to the general pressure of work and is worked regularly throughout the year, as a normal features, then the overtime wages will be charged evenly to all the customers, to all the customers, ठीक है। तो जो भी मैंने पॉइंट बोला वही लिखा। और थर्ड नंबर वाला पॉइंट वो कौन सा वाला आएगा, कॉस्टिंग पीएल वाला, है ना। कि अगर हमारे किसी मिसमैनेजमेंट के वजह से हम लोगों ने क्या किया, अच्छा इसका एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने बोल दिया कि जो जॉब में होगा उसी जॉब में ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया सिंपल, एक चेयर मेरा 600 का पड़ता है, हम ओवर टाइम एक एक चेयर पे मेरा अगर 100 रुपए का लगता है, तो हम कितने का बेचने के लिए रेडी है, 700 रुपए का, ठीक है। लेकिन अगर मेरा सभी कस्टमर को ही हम ओवर टाइम बेस मतलब ओवर टाइम वेजेस पे करके ही बेच पाते हैं, तो उस केस में मुझे निकालना पड़ता है एवरेज वेज रेट, ठीक है। मतलब कितना अमाउंट मुझे चेयर के कॉस्ट में लगाना है, क्योंकि जब हम चेयर बनाएंगे तो उसमें मटेरियल का खर्चा ऐड करेंगे, मतलब लकड़ी का, फिर जो लेबर बना रहे हैं उसका खर्चा। तो लेबर का खर्चा कैसे कैलकुलेट करोगे, तो लिखो एवरेज वेज रेट टू बी चार्ज्ड टू ईच जॉब, ऐसे हो जाएगा एवरेज वेज रेट पर आवर इक्वल एवरेज निकालना पड़ेगा। तो सोचो किस चीज का एवरेज निकाल रहे हैं, नॉर्मल वेजेस तो देना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ और क्या देने वाले हैं, ओवर टाइम। तो ऊपर क्या आएगा, वेजेस प्लस ओवर टाइम वेजेस,
ये हो गया टोटल पेबल पेड अमाउंट या पेबल अमाउंट जो भी बोलो, डिवाइडेड बाय नॉर्मल वेजेस किस बेसिस पे देते हैं, नॉर्मल टाइम काम करने के लिए, तो नीचे इसके नीचे नीचे लिखो नॉर्मल टाइम। और जो ओवर टाइम वेजेस है वो किस वजह से देते हैं, ओवर टाइम के लिए। तो क्वेश्चन में रहेगा डिटेल्स, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करोगे। और ये दोनों को डिवाइड, जैसे मान लो नॉर्मल वेजेस आया फॉर एग्जांपल 600, ओवर टाइम आया 100, तो टोटल कितना हो गया 700। और नॉर्मल टाइम मान लो होता है 9 घंटा, ओवर टाइम किया 1 घंटा, कितना हो गया 10 घंटा। डिवाइड कर दोगे कितना हो गया, मतलब एक एक प्रोडक्ट में लेबर का चार्जेस पर आवर बेसिस पे कितना आ जाएगा 70। अब एक प्रोडक्ट बनाने में अगर 10 घंटा लगा, ठीक है, तो फिर कितना पेमेंट करना पड़ेगा 700 रुपए। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट बनाने में कितना, ये तो लेबर को कितना दे रहे हैं 1 घंटे के लिए, अब प्रोडक्ट को बनने में जितना टाइम लगेगा एक लेबर को एक प्रोडक्ट के लिए उतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से होगा। तो इस केस में ऐसे कैलकुलेट होगा। अब थर्ड नंबर वाला जो कॉस्टिंग पीएल वाला हम लोग लिख रहे थे, ठीक है, उसमें लिखो इफ द ओवर टाइम ऑकर्स ड्यू टू मिसमैनेजमेंट or due to any abnormal reason, then overtime wages will be charged to costing PL. Charged to cost है इसीलिए costing PL, वही जो तुम लोग अकाउंट्स में पीएल बोलते हो वही पीएल यहाँ पर है, कॉस्ट का है तो कॉस्टिंग पीएल बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ट्रीटमेंट समझ में आया क्या करना है, इसका हमें थियोरेटिकली भी पूछ सकता है। अच्छा, अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखते। बोल रहा है इन ए फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज ₹100 पर आवर। बेसिक का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। ठीक है, एंड ओवर टाइम रेट आर एज फॉलोज। ओवर टाइम हमें बताया है, क्या बताया है, बोल रहा है बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। देखो ओवर टाइम कैसे होता है, वर्कर 9 बजे, मान लो 9 बजे से फैक्ट्री खुलता है, 9 बजे के पहले आके भी ओवर टाइम कर सकता है, या फिर मान लो 5 बजे फैक्ट्री बंद हो गया उसके बाद भी काम कर सकता है। तो इसीलिए लिखा है बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। नॉर्मल वर्किंग आवर्स के आगे भी आके ओवर टाइम कर सकता है, बाद में भी आके कर सकता है, जैसा सूटेबल होगा। बोला है 175% ऑफ बेसिक वेज रेट। तो मुझे ये बताओ कि अगर कोई बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स ओवर टाइम करना चाहता है तो उसका ओवर टाइम वेज रेट पर आवर कितना होगा, 175 होगा। कैसे बोलो, 175 पर आवर। 175%। हाँ ये देखो बोल दिया है, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, बेसिक वेज रेट कितना है 100। ठीक है, तो 175% ऑफ 100 कितना होता है 175 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 175। लेकिन कैसे निकला, पर आवर। कॉस्ट में हमें ये सब पता होना चाहिए तभी दूसरे पे एप्लीकेबल कर पाओगे। आवर है, डे है, नहीं समझ में आएगा तो फिर नहीं अप्लाई होता है। संडे एंड हॉलीडे अगर कोई आके ओवर टाइम करता है तो देखो ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, ज्यादा मिल रहा है, कितना 225% ऑफ बेसिक वेज रेट, तो ये कितना होगा 225। ठीक है, वही सेम, ये 225% इंटू 100 करेंगे तो 225 पर आवर करके हो जाएगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वेयर वर्क। बोल रहा है प्रीवियस ईयर जो है पूरे 1 साल का डेटा, इसका मतलब नॉर्मल कितना आवर्स काम हुआ है 1 लाख आवर्स, और ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स 20,000, ओवर टाइम ऑन संडे एंड हॉलीडे भाई, मतलब इसका पेमेंट कितना कैसे करना पड़ा होगा 225 करके, इसका 175 करके, और इस पे 100 करके। ठीक है, टोटल इतने आवर्स काम हुए। ठीक है, अब ये हो गया प्रीवियस ईयर का डेटा दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला है द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन जॉब जेट। तो ये जो काम हुआ था ये तो किसी एक साल का टोटल मुझे टाइम बताए कि टोटल 1 साल में इतना काम हुआ है, और उसी साल में कोई जॉब जेट पे भी काम हुआ था। तो इस टाइम में से जॉब जेट के लिए कितना टाइम अलॉट हुआ था, नॉर्मल कितना 1000, मतलब वो इसी में से बता रहा है कि पूरे साल में 1 लाख घंटा काम हुआ, उसी साल में जॉब जेट भी परफॉर्म हुआ जिसमें नॉर्मल कितना टाइम लगा और इसमें
ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स 100, संडे एंड हॉलीडे का 25 आवर्स, टोटल ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या बोला है। एक तो हमें बता दिया है ओवर टाइम 2 तरीके से पेमेंट होता है, रेट बता दिया, नॉर्मल बता दिया, पूरे 1 साल का टाइम बताया, कितना कितना काम हुआ, और जॉब जेड का बताया। अभी तक बस इतना ही है। अब बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितना होगा, लेबर कॉस्ट का मतलब वही टोटल लेबर को जो पेमेंट करेंगे वही मेरे लिए लेबर कॉस्ट होगा। चार्जेबल टू जॉब जेड, जॉब जेड में जो चार्ज करोगे, मतलब इसको रेडी करने में, जॉब जेड को परफॉर्म करने में कितना लेबर कॉस्ट लगा, एंड ओवर इट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। ठीक है, तो ओवर इट का मतलब हो जाता है कि इनडायरेक्ट अगर कोई और एक्सपेंसेस है तो उसका तो हमें डिटेल्स दिया नहीं, पूरे क्वेश्चन में तो सिर्फ लेबर का ही डिटेल्स दिया है। 3 क्वेश्चंस दिया है इसी में। वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज ए पॉलिसी ड्यू टू द वर्कर्स शॉर्टेज। ठीक है, बोल रहा है कि वर्कर का शॉर्टेज है, इसी वजह से पूरे साल रेगुलरली जो है ओवर टाइम काम करवाया जाता है। अगर ऐसा हुआ तो जॉब जेड में लेबर कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, वो सोचना है, फिर उसका कैलकुलेशन करना है। या फिर ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन। ओवर टाइम जो है रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलरली होता है। अगर ऐसा कुछ जरूरत हुआ तो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, जरूरत पे करते हैं। और ये नहीं बोला कि कस्टमर डिमांड पे, हमारे जरूरत पे करते हैं अगर हमें ऐसा लगता है। फिर बोला है वेयर ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर टू एक्सपीडिएट द जॉब, मतलब जल्दी से काम को कंप्लीट करने के लिए वर्कर के रिक्वेस्ट पे अगर ओवर टाइम करवा रहे हैं तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, ये तीनों चीज हमें बताना है। ठीक है, तो अगर ये वाला बताओ, लास्ट वाला तो आराम से बता सकते हो, क्या होगा बोलो। अगर कोई वर्कर का रिक्वेस्ट है और हम लोगों ने ओवर टाइम पे किया तो फिर उसी कस्टमर से लेंगे। ठीक है, सिर्फ उसी कस्टमर को चार्ज करेंगे। ठीक है, और अगर इरेगुलरली है, जरूरत पे हम लोग करते हैं तो क्या होगा। सोच के बोलो, ए और बी तुम लोग को कंफ्यूजन हो सकता है, सोच लो, थोड़ा सोच के बोलो, बोलो क्या होगा। मैम ऑप्शन ए, जिसमें हम लोग जाएंगे उसके साथ रेगुलरली उसको कस्टमर से पूछता जाए, वो ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी में फर्स्ट में भी है रेगुलेटरी वाला तो वो फॉर्मूला लगेगा, एवरेज वेट समथिंग। देखो बोला है रेगुलरली का मतलब क्या है, सभी कस्टमर से लेंगे। मतलब हम एक्चुअली वर्कर का शॉर्टेज का मतलब क्या बोल रहा है, वर्कर का शॉर्टेज का मतलब ये नहीं बोल रहा है कि इनका वर्कर का शॉर्टेज है, बोल रहा है रेगुलरली काम कर, मतलब इनका जो काम है उस काम के लिए शायद वर्कर नहीं मिलता तो इनको क्या करवाना पड़ता है। क्योंकि देखो ना क्या बोला है, रेगुलरली ऐसा चलता है। अब मतलब मार्केट में ऐसे लोग हैं नहीं जो इस तरीके का काम करे, तो इनको इस तरीके का काम अगर करना है, ऐसा बिजनेस अगर करना है तो कैसे करना पड़ेगा, ओवर टाइम करके ही करना पड़ेगा। तो ये पैसे सभी कस्टमर से लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे। तो इसमें कौन सा वाला लगेगा, एवरेज रेट वाला। ठीक है, सब कस्टमर से लेंगे तो एवरेज रेट वाला। और ये तो बता ही दिया, वही कस्टमर से लेंगे तो उस कस्टमर से जितना लेंगे उतना दिखाएंगे। और ओवर टाइम इज वर्क इरेगुलर, जरूरत होता है तो ओवर टाइम करवाते हैं, इरेगुलरली है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ, मतलब मान लो मैंने ऑर्डर ले लिया और मैंने बोला था टाइम पे दे देंगे, अब कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि मुझे लग रहा है कि भाई ओवर टाइम अगर नहीं करवाएंगे तो हम टाइम पे नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैंने पहले थोड़ी ना बोला था कि हम टाइम पे नहीं दे पाएंगे इसीलिए मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। ये बाई चांस हो गया तो फिर अब ये मेरा तो लॉस है, तो ये मेरा कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे अमाउंट भी निकालना पड़ेगा। एक तो चीज को पढ़ के समझना है, ये सबसे आसान होता है, कोई कस्टमर बोला तो उसी से चार्ज कर लेंगे। लेकिन ये पॉइंट पढ़ो, ये वर्कर का शॉर्टेज देख के ये मत सोचो कि हम लोग का कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, ये तो रेगुलर बात हो गया, मतलब जो काम ये लोग करवाते हैं उसमें वर्कर उतने हैं नहीं है। ठीक है, मतलब इस तरीके का वर्कर नहीं मिलते होंगे इसीलिए बोला है। तो हमें ये 3 ट्रीटमेंट करना है, तो समझ में आया क्या करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग पहला ए वाला करते हैं, फिर पहले ए लिखो फिर बी और सी। ठीक है, इलास्ट्रेशन 5 ए, तो ये पूरा लाइन लिख लेंगे। ठीक है, when overtime is, ऐसे लिख लो, when overtime is worked regularly, मतलब इसके बिना इनका होता नहीं है, अगर इस तरीके का काम करना है तो ओवरटाइम पे करना ही पड़ेगा थ्रू आउट द ईयर एज ए पॉलिसी ड्यू टू
द वर्कर शॉर्टेज। अच्छा, तो इसमें क्या निकालते हैं, देखो अभी लिखवाया था, क्या होगा, एवरेज रेट, तो निकालो एवरेज रेट कितना होगा, नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम वेजेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्लस ओवर टाइम। अब क्वेश्चन में देख के ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले नॉर्मल वेजेस निकालेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल वेजेस हम लोग का कितना होगा, तो बोलो नॉर्मल वेजेस कैसे निकालोगे, उसके लिए तुम लोग को कौन सा आवर्स लेना पड़ेगा, नॉर्मल आवर्स, लेकिन कौन सा लोगे, 1 लाख की 1000। हाँ, रेट का पूछा है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे रेट निकालना है तो मुझे पूरे साल के बेसिस पे तो मुझे रेट पता चलेगा, जो रेट इस पे भी एप्लीकेबल हुआ हो, है ना, जो रेट इस पे भी एप्लीकेबल हुआ होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे साल में कितना काम हुआ, पूरे साल में कितना ओवर टाइम हुआ, वो डिवाइड करेंगे, तो पूरे साल में जैसा पेमेंट हुआ थ्रू आउट द ईयर वो हमें मिल जाएगा, वही हम लोग जेट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो निकालो यहाँ पर, पहले हमें ये नॉर्मल वेजेस निकालना पड़ेगा, तो यहाँ जगह रख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिखो नॉर्मल वेजेस फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो नॉर्मल वेजेस प्रीवियस ईयर का कितना होगा, प्रीवियस ईयर में नॉर्मल टाइम कितना है, 1 लाख आवर, ठीक है। तो 1 लाख आवर इनटू कितना था बोलो, याद है, ₹100 था, ठीक है, 100 था, तो कितना हो जाएगा, ₹1 करोड़ होगा ना, एक के बाद 7 जीरो, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल वेजेस के बाद 100 lakhs के 100 जैसा लिखना है लिखो, 100 lakhs. जैसे लिखना है लिखो, 100 लाख लिखो, 1 के बाद जैसे जीरो दे। ओवर टाइम दो तरीके से था, फॉर बिफोर एंड क्या था बोलो, आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स, उसमें रेट कितना था बोलो, हाँ मतलब ऐसे था, 100 इंटू 175%, देखो क्वेश्चन ही याद हो जाएगा ना, ऐसे था। अच्छा, अब आवर्स कितना था वो थोड़ा देख लेते हैं, कितना, 20,000, कितना होगा, 175 इंटू 20 करना, 35 लाख, 35 लाख आ गया, ठीक है, 35 लाख आ गया, 35 लाख आ गया। अच्छा, उसके बाद ओवर टाइम फॉर संडे एंड क्या था, हॉलीडे फॉर प्रीवियस ईयर, सभी प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5000 आवर्स, और इसका कितना था, 225 था, 225%, तो कितना हो रहा है देख लो, अच्छा 11,25,000। अब सबको कर लो टोटल, करोड़ में आंसर आना चाहिए, ₹1,46,25,000, ठीक है। ये कहाँ लिखोगे बोलो, ये जो आया इसको कहाँ लिखोगे, ऊपर लिखोगे नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम, इसमें नॉर्मल ये वाला है और ये दोनों ओवर टाइम है, दोनों हम लोगों ने ऐड कर लिया, तो उस जगह पे ये चीज लिखा जा सकता है आराम से, तो लिखो यहाँ पर रुपीज जो भी आया तुम लोग का, 1,46,25,000, ठीक है। और टाइम निकालना है, तो बोलो टाइम कितना है, नॉर्मल टाइम कितना है, ये तो लिखा है 1 लाख, और इधर कितना है, और इधर 25, ये टोटल करने से ही तो आ जाएगा, यहाँ पर अगर टोटल करोगे आवर्स का तो ये भी मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,25,000 आवर्स, तो वही नीचे लिखना, कितना आ रहा है, 170 अच्छा 177 ₹117 पर आवर, ठीक है। ये हम लोग का क्या आया बोलो तो,
ये हम लोग का आ गया कि पूरे साल भर, उस साल भर में हम लोग का एवरेज वेज रेट क्या चल रहा था। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन ए में बोला था कि बोलो, एज हर एक क्वेश्चन में ये बोला है कि जॉब जेड में कितना चार्ज करोगे। ठीक है, तो जॉब जेड में देखो, अब ये सभी कस्टमर से चार्ज करेंगे, तो ये जॉब जेड से जो भी प्रोडक्ट बना उसको बनाने में कितना टाइम लगा, 1125। अब जितना सारा भी बनाओ, अब ये प्रोडक्ट जो भी खरीदेंगे उस पे लेबर का कॉस्ट कितना हम लोगों ने लगाया, बोलो, इंटू 175, वही लिखना पड़ेगा ना, समझ में आया। तो अब लिखो, नाउ लेबर कॉस्ट चार्ज्ड टू जॉब Z इज 1125 आवर्स। ये देखो, ये कहां से लिखा, ये वाला, ये देखो 1125 आवर्स टोटल, क्योंकि पूरा एवरेज लगेगा ना, हमें इस पे अलग से करना नहीं है। मतलब जो भी आवर्स होगा उस पे ये एवरेज रेट लगेगा, एवरेज का मतलब ही तो वही होता है ना। तो अब इस पे इंटू उतना कर दो, कितना आ रहा है, हाँ बोलो। 1,31,600। हाँ, 1,31,625 रुपीज, 1,31,625। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो जेड वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, सॉरी जेड वाला जो जॉब हम लोग परफॉर्म करेंगे उसमें हम लोग का लेबर कॉस्ट कितना ऐड होगा, 1,31,625। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, देखा कि भाई काम जो करेंगे ओवर टाइम करके ही करवाना पड़ेगा, तो फिर अलग से ओवर टाइम को लगाओ, अलग से नॉर्मल वेज रेट लगाओ, ये सब का चक्कर छोड़ो, मुझे क्या कर देना है, जो भी पेमेंट करेंगे उसका एवरेज, क्योंकि सारे साल ही ऐसा चलेगा, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आज ही ओवर टाइम लग रहा है, रेगुलर ओवर टाइम लगे। अगर रेगुलर लगेगा फिर उसको अलग से क्या ट्रीट करें, नॉर्मली तो ओवर टाइम अलग से ट्रीट करना है, वही तो स्टार्टिंग में सीखा। लेकिन अगर ओवर टाइम मेरा रेगुलर बात हो गया है तो फिर मुझे उसका क्या कर देना चाहिए, टोटल करके नॉर्मल के साथ एवरेज। तो फिर अब ऐसे मत बोलो कि हम लोग इस पे 100 लगाएंगे, किसी पे 175, किसी पे 225, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा अगर करोगे तो इसका अलग आंसर आएगा। देखो, जैसे अगर जॉब जेड में तुम लोग लगाओगे, तुम लोग बोलोगे इसमें हम लोग लगा देंगे 100, ये नॉर्मल है, इसमें तुम लोग लगाओगे 175, इसमें तुम लोग लगाओगे 225, तो इसका आंसर अलग आएगा, चेक करके देख सकते हो। आगे जाके हम लोग ऐसा भी करेंगे ट्रीटमेंट, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, ये ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन ए में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ए में ये मेरा जो है एक नॉर्मल बात है, रेगुलर ओवर टाइम करवाना, तो फिर क्या ओवर टाइम और क्या नॉर्मल टाइम सबको मिला के कर दो। ठीक है, मिलाने का मतलब क्या होता है पता है ना, स्टैटिस्टिक्स में कभी पढ़े हो, मिलाने का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बी को सॉल्व करते हैं, चलो लिखो, उसमें बोला था व्हेन ओवर टाइम इज वर्क irregularly to meet the requirement of प्रोडक्शन, ये बोला था। ठीक है, अब अगर तुम लोग को ये पॉइंट समझ में आ रहा है तो मुझे बताओगे यहाँ कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर बोला है कि ओवर टाइम आम बात नहीं है। ठीक है, ओवर टाइम अगर जरूरत होता है तो हमें करना पड़ता है, तुम लोग करते हैं, तो क्या ओवर टाइम और नॉर्मल वेजेस को एक ही तरह ट्रीट करोगे, क्या इसमें एवरेज करना सही रहेगा, नहीं। तो हम लोग नॉर्मल को अलग करेंगे और ओवर टाइम को अलग करेंगे, और यहाँ पर ओवर टाइम की वजह से जो पेमेंट होगा वो हम लोग कहाँ चार्ज करेंगे, कॉस्टिंग पीएल में। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि कितना मेरा कॉस्टिंग पीएल, अब यहाँ पर सिर्फ जेड का निकालेंगे तो चलेगा, क्योंकि मुझे तो एवरेज चाहिए नहीं। ठीक है, तो जेड को परफॉर्म करने का ये देखो टाइम तुम लोग को दिया हुआ है कितना, 1000 आवर्स, 100 आवर्स, 25 आवर्स। ठीक है, तो निकालो 1000 आवर्स, इस पे कितना लगाओगे रेट, 100। अच्छा, जो 100 आवर्स है, इसके बाद, हाँ 1000, उसके बाद 100 आवर्स, ये ओवर टाइम था और ये मेरा नॉर्मल था। ओवर टाइम, ये भी ओवर टाइम था लेकिन इसका रेट अलग है। ठीक है, हम और उतना डिटेल्स में नहीं लिख रहे, ये 25 आवर्स। ठीक है, ये वो सैटरडे संडे वाला था, सैटरडे एंड संडे वाला था। ठीक है, ये बिफोर एंड आफ्टर वाला था, बिफोर एंड आफ्टर वाला था। ठीक है, अच्छा इस पे फिर कितना लगाओगे, 175, और इस पे कितना लगाओगे, 225। ठीक है, ये सब पे अलग अलग करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये चीज नॉर्मल नहीं है, तो कितना होता है
उसके बाद टोटल लिख के बार बार क्यों करते हो तुम लोग? मेमोरी का यूज नहीं करते हो? कैलकुलेटर में मेमोरी प्लस यूज करो। बार बार लिखना नहीं है, ऐसे मल्टीप्लाई एम प्लस देन एमआरसी तो पता चल जाएगा। बार बार लिखने का जरूरत नहीं होता है। 1,23,125। लेकिन क्या ये पूरा हम लोग कस्टमर से ले सकते हैं? बोलो, ये पूरा कस्टमर नहीं ले सकते हैं, तो कितना ले सकते हैं कस्टमर से? नहीं, यहाँ पर गलत हो जा रहा है। सिर्फ 1 लाख नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचो। 1 लाख प्लस मैच होता है, क्योंकि वो तो हॉलीडेज और संडेज का ओवर टाइम है ना। तो क्या हुआ? ओवर टाइम तो ओवर टाइम। मुझे बोलो, जेट जॉब को कंप्लीट करना है कि नहीं करना है? तो कितना टाइम काम करवाना पड़ेगा? सिर्फ उतना करने से हो जाएगा? नहीं, कितना टाइम करना पड़ेगा? तुम लोग पेमेंट मत देखो, तुम लोग बोलो अगर काम को मुझे पूरा करना है। पेमेंट का तो अलग अलग इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये ओवर टाइम करके करवाना पड़ा। लेकिन मुझे बोलो अगर जेट जॉब को पूरा करना है तो मुझे कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा? ये पूरा टाइम देना पड़ेगा। 1,125 ये पूरा टाइम मुझे देना पड़ेगा। लेकिन ये काम इतना टाइम मुझे लगेगा, लेकिन अगर मुझे ओवर टाइम नहीं पे करना पड़ता तो मेरा कितना खर्चा होगा? 100 रुपए करके। ठीक है, ये तो मजबूरी में ओवर टाइम है ना। तो फिर मेरा नॉर्मल इसको जॉब को परफॉर्म करने में कितना पैसा लगता है? ये वाला। ठीक है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा फिर कितना दिया, इससे इसका डिफरेंस निकालो। बोलो कितना होता है? 10,625। अच्छा, सब कोई चेक करो। 10,625 आता है कि समझ में आया? और एक तरीके से बताते हैं, ये अगर ओवर टाइम नहीं होता तो ये 175 की जगह कितना लगता है? 100। तो बेसिकली हम लोग एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं? 75। ठीक है, 100 आवर्स पे, और 25 आवर्स पे एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं? 100 माइनस करो इस पे, 125। अब टोटल लगाओ कितना होता है, मतलब इसका कैलकुलेशन 7500। ये कितना होगा देखो, 25 और 125 टोटल लगाओ। आया? एक ही बात है, समझ में आया? ऐसे निकालो। मतलब ये मत देखो, ओवर टाइम पेमेंट मत देखो। मेरा तो टाइम उतना ही लगेगा काम को करने के लिए, लेकिन मेरा प्रॉब्लम हुआ इसीलिए मैंने ये टाइम पे ओवर टाइम पेमेंट किया। टाइम तो वही लगेगा, पेमेंट मेरा ज्यादा गया। ठीक है, क्योंकि ये ओवर टाइम करवाना पड़ा। कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ होगा, तो मुझे लिखना है कि इसमें से इतना कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। अब कैसे दिखाओगे? तुम लोग ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ये जो प्रोसेस बताया ऐसे भी कर सकते हो, जैसा करना चाहो कर सकते हो। हम लिखवा देते कोई भी एक तरीके से। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। देखो, इम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब वही लेबर कॉस्ट, एक ही बात है। इम्प्लॉय कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एक ही बात है। चार्जेबल टू जॉब इज कितना होगा? ये कितना आएगा? ऐसे हो जाएगा। कितना था ये वाला टोटल? 1125 ना, 1125 आवर्स था। तो इम्प्लॉय कॉस्ट कितना चार्ज होना चाहिए? 1125 आवर्स इंटू 100, यानी कि 112,500। हाँ, ये मेरा इम्प्लॉय कॉस्ट बोल के चार्ज होना चाहिए। और ओवर टाइम जो है, ओवर टाइम चार्ज टू कहाँ जाएगा? देखो यहाँ बोला था कहाँ चार्ज करना। हाँ, यहाँ पर देखो, ओवर टाइम चार्जेबल टू ये एंड ओवर टाइम इज वर्क इरेगुलर टू मीट। अच्छा, कुछ बोला नहीं था ना, तो कॉस्टिंग पीएल में लिख देंगे। ठीक है, ओवर टाइम चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल इज, कैसे निकालोगे? किसी भी एक तरीके से निकाल सकते हो, जैसे कि 1,23,125 माइनस ये कर दो, जैसे हम लोगों ने लिखा है उसके साथ मैच हो जाता है फिर। ठीक है, हम लोग का तो टोटल इतना आया, लेकिन हमें पता है कि हम लोग इम्प्लॉय कॉस्ट जस्ट इतना ही अपने कस्टमर से निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट में इतना चार्ज कर सकते हैं। 10,625 ऐसे करके निकाल सकते हो। और जो मैंने ऑल्टरनेट बताया वो भी यहाँ पर दिखा देते हैं। 100 इंटू कितना लिखा था?
75 और ये 25 इंटू जानकारी के लिए लिख के रखो, कोई भी एक तरीके से ही करके आना है। 75003125 यानी कि मेरा 10,625 किसी भी एक तरीके से कर सकते हो, ये और वाला ऑप्शन है, ठीक है, किसी भी एक तरीके से किया जा सकता है। आया समझ में बी पॉइंट? चलो अब सी पॉइंट वाला करते हैं, जहां पर कोई कस्टमर नहीं बोला था कि भाई मुझे जल्दी जल्दी दे दो, ठीक है, तो उसी कस्टमर से चार्ज कर लेंगे। तो उसमें क्या होगा तुम लोग को बताना है, ठीक है, तो लिखो व्हेन ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर टू एक्सपीडिएट द जॉब, ठीक है, फास्ट करने के लिए। तो बोलो क्या कैलकुलेशन क्या करोगे, अब बताओ। तब क्या करोगे, कस्टमर को बोलोगे भाई ये जॉब करने के लिए मेरा इतना टाइम लगेगा। अब तो वो तो कस्टमर को नहीं बताओगे, खुद कैलकुलेट कर लोगे, उसको टोटल बता दोगे, इस पे 100 रुपए करके लोगे, इस पे 175 और इस पे 225 करने पे जितना आएगा पूरा ही उस कस्टमर के लिए चार्ज कर देंगे बस। इसमें कंपनी ने तो किसी प्रॉफिट भी लगाया है, प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो लगा लगता है। डिपेंड कर रहा है, देखो कॉस्ट तो अपना वो आइडेंटिफाई करेगा। अब देखो ये तो कॉस्ट में जा रहा है ना, अब ये लेबर कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट में थोड़ी ना बेचेगा, उसमें प्रॉफिट लगा के भी बेचेगा। अब जिसके साथ नेगोशिएशन हो रहा है वो कितने ज्यादा में खरीदने के लिए रेडी है, उस हिसाब से वो प्रॉफिट लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ उसका ये बेसिकली ये सब इंडिविजुअली इनटू करोगे, अपने अपने रेट से जितना आएगा उतना लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो जॉब जेड पे जो इम्प्लॉय कॉस्ट, जॉब जेड का जो लेबर कॉस्ट इस केस में होगा वो कितना होगा, 1000 आवर्स इंटू ₹100 पर आवर, ये चार्ज करने वाले हैं, और 100 आवर्स 175 पर आवर पे चार्ज करने वाले हैं, और 25 आवर्स 225 पे चार्ज करने वाले हैं। तो कितना हो जाएगा, 1,17,500 5,625 टोटल 1,23,125 1,23,125 ये हम लोग चार्ज करेंगे, ठीक है, ये हम लोग चार्ज करेंगे। अगर उनको हड़बड़ी नहीं होता तो उनको कितने में मिल जाता, पता है कितने में मिलता, ये वाला इसमें मिल जाता 112500 में मिल जाता, सभी उनके ऊपर हम लोग 100 चार्ज करते। ये एक्चुअली कस्टमर का प्राइस नहीं निकल रहा है, ये हम लोग आइडेंटिफाई करें कितना लेबर कॉस्ट लगाएंगे, अब उसको तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में बेचेंगे ना, लेकिन जो कॉस्ट होगा उसके बाद ही ना प्रॉफिट डिसाइड करेंगे कि भाई मेरा इतना कॉस्ट है तो प्रॉफिट इतना लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ओवर टाइम पे जो भी हो सकता है, प्रोबेबली जो भी कंसेप्ट हो सकता है उस पे हम लोगों ने सारा ही क्वेश्चंस कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव्स, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कोई बेसिस का बात हो रहा है, मतलब कौन सी बेसिस पे पे होगा। जैसे अभी तुम लोगों ने जो क्वेश्चन किया, बता सकते हो कौन से बेसिस पे पे, हर क्वेश्चन पे, आज तुम लोगों ने 2 क्वेश्चन या 3 किया जो भी हो, तो उसमें क्या बेसिस क्या था, बोलो क्या बेसिस पे पेमेंट, आवर, हर जगह पे क्या था, रुपीज इतना पर आवर, रुपीज इतना पर आवर, तो कैसे पे हुआ, आवरली बेसिस पे। और इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, मोर देन नॉर्मल वेजेस, ठीक है, मोर देन नॉर्मल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेंटिव। अब देखो कितने सारे बेसिस पे हमें वेजेस का पेमेंट का सीखना पड़ेगा। पहला है टाइम बेस्ड, टाइम बेस्ड भी लिख सकते हैं। सेकंड है आउटपुट बेस्ड, थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउट, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड
आउट, दोनों के बेसिस पे। फिर 4th नंबर, प्रीमियम बोनस मेथड, प्रीमियम बोनस मेथड, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो ग्रुप बोनस मेथड, ग्रुप बोनस मेथड। और होता है इंसेंटिव फॉर इनडायरेक्ट वर्कर्स, इंसेंटिव फॉर इनडायरेक्ट वर्क, ठीक है। ये कुछ बेसिस होता है जिसके बेसिस पे हम लोग पे कर सकते हैं। आज हम लोग सिर्फ टाइम बेस्ड वाला थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। जो भी टाइम है उसके अंदर हमारा यही होता है। तो हेडिंग करो टाइम बेस्ड सिस्टम। तो टाइम बेस्ड जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम, सेकंड होता है डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो टाइम बेसिस का मतलब हम लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पहले टाइम स्पेंट, या फिर जिसको बोल सकते हो टाइम वर्क, एक ही बात है, ठीक है। कितना टाइम काम कर रहा है एक वर्कर या कितना टाइम बिता रहा है, पहले वो पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? रेट, ठीक है। क्या रेट पे कर? अब रेट कैसे हो सकता है? रेट पर आवर हो सकता है या फिर पर डे भी हो सकता है। टाइम का मतलब आवर भी होगा, टाइम का मतलब डे भी होगा, और क्या होगा? वीकली भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? मंथली भी हो सकता है। हाँ, देखो तो ये प्रोबेबली कुछ लिख लिया। अगर ऐसे हमें पता चल जाता है, नेक्स्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे टोटल वेजेस। टोटल वेजेस फिर कैसे निकालोगे? हमें टाइम का पता चल गया और कैसे दे रहे हैं वो पता चल गया, तो वेजेस कैसे निकालोगे? ये दोनों इनटू हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? टाइम स्पेंट या वर्क जो भी लिखो, इनटू क्या हो जाएगा? रेट पर आवर और डे और वीक और मंथ, जो भी क्वेश्चन में रहेगा वैसे हमें करना पड़ेगा, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसमें, ₹20 पर आवर अगर मेरा वेज रेट है और टाइम वर्क अगर दिया हुआ है सपोज 10 आवर्स, तो मुझे बोलो कितना वेजेस हो जाएगा? 200, ठीक है। तो वेजेस कितना आ जाएगा? कैसे निकालेंगे? 10 आवर्स इंटू ₹20 पर आवर इक्वल टू ₹200, ठीक है। ये ₹200 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टाइम बेसिस पे जो पेमेंट होता है ना, वो किस तरीके के वर्कर को पेमेंट होता है? ये जो है नॉर्मली जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उनको पेमेंट होता है। जो प्रोडक्शन करते हैं ना उनको नॉर्मली पीस रेट बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये उनको मिलता है जो वर्कर, मतलब वर्कर देखो कॉस्ट में सभी वर्कर हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है, जैसे सुपरवाइजर, ठीक है, जैसे अकाउंटेंट, इस तरीके के लोगों को नॉर्मली हम लोग मंथली या फिर वीकली, जैसे देखो सैलरी क्या होता है? मंथली, ठीक है। किसी किसी को वीकली कुछ मिल सकता है, ऐसा काम करते हैं, डे बेसिस पे मिल सकता है, आवरली बेसिस पे मिल सकता है, लेकिन ये सिस्टम उन पे ज्यादा अप्लाई किया जाता है जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन में कहीं लेबर को पेमेंट ऐसे बोल दिया तो तुम लोग बोलोगे नहीं ऐसा नहीं मानेंगे, लेकिन हम एक इन जनरल बता रहे हैं जो हमें रूल्स बताए गए, ठीक है। तो इसके नीचे लिखना है, मेरे यहाँ पर तो जगह नहीं है, तुम लोग का अगर जगह है तो इसके नीचे लिखो, नहीं तो हम इस साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पेमेंट का मेथड है ये किन पे एप्लीकेबल होता है? यूज्ड इन केस ऑफ द वर्कर who are not directly related
विथ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के काम के साथ रिलेटेड नहीं है, मतलब जो बना रहा है उस प्रोडक्ट को, उसका बात नहीं होगा, बाकी सबका हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने बोला लिख दो, सुपरवाइजर लिख दो, और क्लरिकल स्टाफ लिख दो, मतलब वही अकाउंटेंट। और बेसिकली एंगेज्ड इन हाईली स्किल्ड जॉब, ठीक है, जो स्किल्ड वाला काम करते हैं, मतलब जो बेसिकली जो वही एडुकेटेड जो ज्यादा होते हैं, एडुकेशन वाला जो काम होता है, ठीक है, जिनको पढ़ाई लिखाई आता है, तो उनके ऊपर ये जो है सिस्टम एप्लीकेबल किया जाता है, ठीक है। और इधर वाला, ये वाला भी लिख लो, ये वाला जो है, ठीक है, डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम ये कैसे वर्क करता है, देखो, पेमेंट टू बी made on the basis of efficiency of worker, efficiency of worker, ठीक है। वर्कर के एफिशिएंसी के ऊपर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फॉलो किया गया। ये कैसा होता है ना डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जैसे मान लो किसी ने अगर एफिशिएंसी 100% दिखाए तो इतना मिलेगा, अगर 100 से कम दिखाए तो इतना मिलेगा, 100 से ज्यादा दिखाए तो इतना मिलेगा। लेकिन ये मेथड ना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि तुम लोग ही सोचो कि कोई भी काम का एफिशिएंसी जो हम लोग बोलते हैं, तो ये तो ह्यूमन बीइंग ने सेट किया, इसका क्या कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स हो सकता है? नहीं। जैसे देखो मतलब क्या बोले, जैसे एफिशिएंसी अपना अपना होता है, ठीक है, हम ऐसे नहीं बोल सकते। अब देखो, हाँ, जैसे 100 मार्क्स का पेपर है, तुम लोग को 3 घंटे में लिखना है, तो ये भी तो किसी ह्यूमन बीइंग ने सेट किया है कि भाई एक इंसान 100 मतलब 100 नंबर्स का जो पेपर है वो 3 ही घंटे में लिख सकता है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी है कि सभी लिख देते हैं? नहीं लिख पाते हैं ना, तो हम लोग उस बेसिस पे बोल देते हैं वो एफिशिएंट नहीं है, या फिर वो ज्यादा एफिशिएंट है जो जल्दी खत्म कर लिया, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन सिर्फ इसी से क्या हम लोग उस स्टूडेंट का एफिशिएंसी जज कर सकते हैं? नहीं। एफिशिएंसी सिर्फ ऐसे करके किसी एक पैरामीटर पे बेस नहीं हो सकता है कि हम लोग बोल दे कि हाँ यही है तो यही, कोई अच्छा लिख रहा है तो फिर वो ही एफिशिएंट है, वो बाकी चीजों में एफिशिएंट नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो वर्कर के हिसाब से सोचो ना, कि वर्कर हो सकता है कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो इसीलिए उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, और कोई हो सकता है अच्छा भी कर रहा है उसके साथ एफिशिएंट भी है, तो हम लोग अपने हिसाब से बेसिस बना देते हैं। लेकिन इसको हम लोग बोल नहीं सकते कि यही प्रॉपर बेसिस है, ठीक है। आज बोल रहे हैं कि 100 मार्क्स लिखने के लिए 3 घंटा लगेगा। अब जैसे हम लोग के टाइम पे क्वेश्चन पढ़ने का कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता था, लेकिन आजकल ऐसा सिस्टम हुआ है ना, 11-12 में 15 मिनट्स दे दिया, तो तुम लोग के लिए कितना हो गया, 3 आवर्स 15 मिनट्स। फिर भी तुम लोग 100 नंबर ही लिख रहे हो, लेकिन हमारे लिए तो वो था नहीं। अब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग ज्यादा एफिशिएंट थे और तुम लोग कम थे, लेकिन देखो पैरामीटर बदल गया, तो इसीलिए एफिशिएंसी का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, वो तो ह्यूमन बीइंग अपने हिसाब से अलग अलग चीजों पे सेट कर रखा है कि ये एफिशिएंसी है। लेकिन ऐसा फिर हम बोलेंगे कि तुम लोग एफिशिएंट नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। अब तुम लोग के लिए जो पैरामीटर सेट है तुम लोग उसके हिसाब से चल रहे हो सकता है कि तुम लोग 15 मिनट या आधा घंटा आगे लिख ले रहे हो, अगर कोई ज्यादा एफिशिएंट तो 15 मिनट को काम पे लगा के और भी आगे लिख सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये उतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है इसलिए मेथड, ठीक है। तो इसमें लिखो नॉट वेरी मच प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल यूज्ड, ठीक है, इसका उतना प्रैक्टिकल यूज नहीं है, ठीक है। क्योंकि एज, ये हम इसीलिए बोलना चाह रहे हैं, लिखो एज देयर इज नो सच टूल्स, ऐसा कोई टूल्स है नहीं टू मेजर anyone's efficiency और जज देम। ऐसे किसी भी एक कोई पर्टिकुलर चीज से हम किसी इंसान का एफिशिएंसी जज नहीं कर सकते हैं। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन आवर जजमेंट, ठीक है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन आवर जजमेंट, बेस्ड ऑन आवर जजमेंट, ऑन आवर जजमेंट, ये हमारे जजमेंट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे देखो ना, पहले 3 आवर्स था, जैसे मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया, अभी 3 आवर्स 15 मिनट्स हो गया, तो ये किसी ने डिसाइड किया होगा, जो हायर अथॉरिटी में उन्होंने डिसाइड किया है, ठीक है। तो ये डिसीजन के साथ साथ बदल सकता है, ठीक है। तो इसका ऐसा कोई हार्ड एंड, जैसे एमसीक्यू के लिए 3 वही 100 नंबर है, लेकिन कितना टाइम देता है,
2 घंटा, 3 घंटा उस पे नहीं दिया जाता है, तो ये भी किसी ने डिसाइड किया है, ठीक है। अब हो सकता है किसी को एमसीक्यू करने में भी 3 घंटा लगता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ये जजमेंट है कि भाई किस चीज का क्या डिसाइड करे, ह्यूमन बीइंग कर रहा है, तो इसीलिए इसको उतना प्रैक्टिकल माना नहीं गया, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन जो है बाकी ये सारी चीजों को करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही। Bye, ma'am.